25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। अब जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में तरह तरह की बातें सामने आती हैं और रूलिंग पार्टी के लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग अपनी तरह तरह की बातें करते हैं और मुसलमान टारगेट रहता है। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है, तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है, इनका भी वक्त आएगा जाने का। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल, षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। योगी आदित्यनाथ ने हलाल प्रमाणन के 25,000 करोड़ रुपए को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 25,000 करोड़ है इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री आंकड़ा दे रहा है तो पूरी जिम्मेदारी से दे रहा होगा, और वो 25,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होते हैं? वो उसी तरह से हलाला की धनराशि है जैसे वक्फ बोर्ड की। चलिए, खाने पीने की बात में तो समझ में आता है कि भाई नॉनवेज हो गया उनके लिए और सब्जियां हो गई, उसमें क्या हलाल है क्या हलाल नहीं, लेकिन साबुन, तेल, दतून, मंजन, यहाँ तक कि माचिस में भी क्या मतलब हलाल क्या है और क्या हराम है, ये कोई समझा सके मुझे। मैंने तो बहुत समझने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया कि माचिस में क्या हलाल है। हलाल वाला जो मुद्दा है, क्या ये चुनाव के बाद नहीं चलेगा? ये आगे भी चलेगा और हो सकता है कि यूपी के चुनाव तक चलता रहे। इसके अलावा कपड़े में, पेंसिल में हलाल और झटका का क्या मतलब है? तो हर समाज में कर्म कांड जो होता है, मतलब कुछ तो चीजें शुरू होती हैं लेकिन उनकी एक फुहरता बढ़ती जाती है। बिहार चुनाव के पहले उठी है तो इसको राजनीति से जोड़ा जाना गलत नहीं है। हालांकि हलाल के प्रमाण पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत स्पष्ट शुरू से है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। इस वक्त योगी आदित्यनाथ का एक बयान खूब सुर्खियों में है, उसके मायने निकाले जा रहे हैं, सियासी गलियारों में उसे लेकर हंगामा है। बात उत्तर प्रदेश में हुई थी लेकिन चर्चा बिहार में भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हलाल प्रमाणन के 25,000 करोड़ रुपए को लेकर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 25,000 करोड़ है इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए किया जाता है। इसके बाद लगातार सियासी गलियारों में इस बयान को कोट किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो एक तबके को टारगेट कर रहे हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। सियासी गलियारों में एक बयान के बाद सियासत कैसे होती है, ये लगातार हम पिछले कई बयानों में देखते आए हैं, और अगर बात सीएम योगी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर लगातार हंगामा भी दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मतलब की, और क्या ये जो बयान है इसे इस तरीके से समझा जाए कि ये कोई तार्किक रूप से या तथ्यात्मक रूप से सही है, या फिर सिर्फ राजनीतिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत ये बयान दिया गया है क्योंकि बिहार में चुनाव है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। राकेश शुक्ल जी से ही मैं समझती हूँ कि इसकी शुरुआत करूँ। योगी आदित्यनाथ सीएम होने के साथ जब इस तरीके की बयान या टिप्पणियां देते हैं तो इमीडिएट दूसरा खेमा यानी विपक्ष खड़ा उठ जाता है, और अखिलेश की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने वाला बयान है जो कि सीएम को शोभा नहीं देता। क्या वाकई में ये जो 25,000 करोड़ का जिक्र हुआ कि लव जिहाद, धर्मांतरण के लिए पैसे खर्च होते हैं, इसमें कोई तथ्य है, कोई तर्क है, या चूंकि चुनाव है इसलिए ये कहानी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा भी, कि वही दिख रहा है? आप कैसे देख रहे हैं बयान को? नहीं, ये तथ्य है। तथ्य इसलिए है कि यदि आप भारत का ही यदि कोई व्यापारी है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यदि वो अरब कंट्री में कहीं भी अपना माल सप्लाई करता है तो उसको हलाला सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यदि वो हलाला सर्टिफिकेट नहीं लेगा तो उसका माल वहाँ के व्यापारी नहीं खरीदते, तो वो पैसा कहाँ जाता है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो अखिलेश जी को भी ये पता करने की ज़रूरत है कि भाई यदि ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। तो ये तथ्य पे यदि बात होती है तो उसका नैरेटिव क्यों बनाया जाता है? और जिस आंकड़े की उन्होंने बात की, मैं आंकड़ा तो नहीं जानता कितने हजार करोड़ रुपए, लेकिन होता तो है। और यदि एक मुख्यमंत्री आंकड़ा दे रहा है तो पूरी जिम्मेदारी से दे रहा होगा, और वो 25,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होते हैं? वो उसी तरह से हलाला की धनराशि है जैसे वक्फ बोर्ड की। वक्फ को लेके भी इतनी संपत्ति आई तो
100 परिवार उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का फायदा उठा रहे। बाकी देश का 30 करोड़ मुसलमान आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से नीचे खड़ा हुआ है। उसी तरह से हलाला की कमाई है, हलाला से होने वाली हलाल की जो कमाई है, हलाल की कमाई भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट हो रही होगी। और किस में इन्वेस्ट हो रही? तो निश्चित तौर पे जो बीच में तथ्य आया कि लव जिहाद में पैसा भी दिया जाता है और में भी पैसे दिए जाते हैं। अभी आपका छांगुर पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा साम्राज्य था उसका। वो आदमी जो भीख मांगता था, वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य उसका पकड़ा गया। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे? और उसके पास भी विदेश से ही पैसा आ रहा था। तो विदेश का ऐसा कौन सा दानवीर है जो छांगुर जैसे व्यक्ति को 100-100 करोड़ रुपए दे रहा है? उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो हलाल सर्टिफिकेट पे बात की गई है, उसकी मैं तो कहता हूँ भारत सरकार की तरफ से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि भारतीय व्यापारी हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। और अरब कंट्रियों के साथ ये कमिटमेंट किया जाना चाहिए कि भारतीय व्यापारियों से हलाल का फंड न लिया जाए। अनुराग जी, लास्ट नोट उन्होंने छोड़ा कि प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या आपको लगता है, आर्थिक पहलू अगर इसका देखें, कि अगर हलाल प्रमाणन जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं वो समझते हैं, खासतौर से एक तबका है जो उसमें लगा होता है, तो अगर बैन जैसी चीज़ें होती हैं तो क्या ये समझा जाए कि एक खास टारगेट जो है बनाया जा रहा है, जो कि विपक्ष लगातार कह रहा है? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले मैं इसको स्पष्ट करूं कि जो हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो कोई सरकारी संस्था नहीं देती, उसके लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देते हैं। नंबर 2, जो कुछ मौलाना ऐसा भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का इस्लाम में ऐसा कोई रोल नहीं है। अब इसमें समस्या यह भी है कि हर आदमी का इंटरप्रिटेशन अपना इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौलानाओं का ये वर्ग मानता है कि हलाल सर्टिफिकेशन जैसी चीज़ इस्लाम में कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर इसका व्यवहारिक पहलू देखा जाए तो चलिए, खाने पीने की बात में तो समझ में आता है कि भाई नॉनवेज हो गया उनके लिए और सब्जियां हो गई, उसमें क्या हलाल है क्या हलाल नहीं। लेकिन साबुन, तेल, दतून, मंजन, यहाँ तक कि माचिस में भी क्या मतलब हलाल क्या है और क्या हराम है, ये कोई समझा सके मुझे? मैंने तो बहुत समझने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया कि माचिस में क्या हलाल है। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पे आता हूँ, आर्थिक पक्ष पे। योगी जी ने कहा 25,000 करोड़ का, निश्चित रूप से ये व्यापार होगा, ज़्यादा कम हो सकता है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है, सीधा साधा मतलब, जो एक बहुत ही पैरेलल, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि एक रिलीजन के हिसाब से एक बहुत बड़ा पैसों का एक किटी बन रही है कहीं ना कहीं, जिसका इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये जो पैसा इस्तेमाल होता है, जो कंपनी इनसे लाभान्वित हो रही हैं, वो कुछ गलत काम जो हो रहे हैं, जैसे लव जिहाद की बात हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होता हो। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बात कह रहा है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं। इससे बड़ा कोई ऑथेंटिक सोर्स और क्या हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश हमेशा एक बड़ा सेंसिटिव जगह रहा हुआ है। अब इसके मैं विपरीत जाता हूं एकदम। आपने ये कहा कि जी आप हलाल प्रोडक्ट ही खरीदना है, माचिस भी हलाल होनी चाहिए। क्या माचिस में क्या हलाल है वो एक अलग चर्चा का विषय है। अब अभी दिवाली निकली, दिवाली के में कितने हिंदू शॉपिंग करने निकले और उन्होंने यही कहा कि हम तो जी सिर्फ सनातनी पटाखे चाहिए हमें। क्या किसी ने ये मांग करी? ये शब्द आया कहीं से? या हमें सिर्फ सनातनी मिठाई चाहिए, या हमें सिर्फ सनातनी दिए चाहिए? ये बात तो नहीं आई। अगर ये बात आ जाती तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की ट्रोलिंग हो रही होती और यही वाले कर रहे होते। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब आपने कैब बुक करी और कोई एक ड्राइवर जो है दूसरे धर्म का निकला और उसने ये कैंसिल कर दिया, तो उस पे इतने बड़ा विवाद हो गया, पूरा टूल किट एक्टिव हो जाता, पूरा टूल किट एक्टिव हो जाता है और उसमें सबसे बड़े झंडा बरदार हमारे अपने ही राजनेता होते हैं। अगर ये गलत है तो फिर ये क्यों सही है? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि अगर हम दिवाली पे सनातन दिया नहीं खरीद रहे हैं तो फिर हलाल माचिस क्यों खरीदेंगे? अजय सर, मैं चाहूंगी कि एक और पक्ष पर चर्चा हो जाए। क्या इस तरीके के बयान जो लगातार विपक्ष की तरफ से कहे जा रहे हैं कि सीएम होने के नाते ये ठीक नहीं है, क्या इस तरीके के बयान पोलराइजेशन, तनाव, ये सब दो धर्म, दो संप्रदायों के बीच में
होते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में बैन कर दिया गया था ये, अब नया मामला नहीं है ये, इस बात को अब 1.5 साल से पौने 2 साल हो चुके हैं। आज कहा गया है तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए कहा गया है, बिहार के चुनाव की दृष्टि से ही कहा गया होगा, इसके अलावा तो कोई कारण समझ नहीं आता। लेकिन इसका एक बहुत गहरा पहलू है। ये विवाद कब शुरू हुआ? ये विवाद शुरू हुआ मुगल काल में। मुगल काल में ही दुकानों पर कंपल्सरी कर दिया गया कि आप हलाल ही बेचेंगे। उस समय सिखों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सिख धर्म के मुताबिक यह एक तरह से वध है, यह एक हत्या है। सिख धर्म के मुताबिक ये वर्जित है, और इसलिए सिखों ने उस समय आंदोलन शुरू किए, और उस समय से ये आंदोलन चलते आ रहे हैं। आज भी देखिए आप, कनाडा में या दूसरे पश्चिम देशों में सिख ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और भारत में भी एक सिख था जो कनाडा का था, बेसिकली रहने वाला, जिसने आकर के आज से 10 साल पहले यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया था। और उससे थोड़ा सा और आगे आ जाइए तो 1938 में प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब विधानसभा में बिल रखा था झटका के लिए, झटका बिल। तो ये सिखों में एक बड़ा, हिंदुओं में तो उतना था भी नहीं कभी, हिंदुओं ने तो इस ढंग से कभी विरोध किया भी नहीं था जैसा अभी शुरू हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि 2021-22 से कर्नाटक से ये शुरू हुआ, मुतल्ली या क्या उसका नाम है, जो उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आते आते ये सब जगह आया। अब सवाल पैदा होता है कि 2 संस्थाएं हैं यहाँ की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है और एक मुसलमानों की संस्था है, वो हलाल का सर्टिफिकेट देती है, और एक प्रोडक्ट का एक कंपनी से 21,000 रुपये लेती हैं। और एक कंपनी कोई 10 प्रोडक्ट बना रही है तो 21,000 रुपये के हिसाब से उसको वहां देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ जाता है? तो जो सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ ने, वो यही सवाल उठाया है कि ये जो सारा बिजनेस है 25,000 करोड़ रुपए का है, ये सिर्फ इंडिया की बात है। पूरे विश्व में भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये बहुत बड़ा व्यापार है। आज कनाडा में भी इसका विरोध हो रहा है, ब्रिटेन में भी इसका विरोध हो रहा है, श्रीलंका में विरोध हो रहा है, सब जगह पर विरोध हो रहा है। कंपल्सरी क्यों? अब मुगल काल में जो बात हुई थी कि हर दुकानदार को हलाल, आप दुकानों पे जाकर के, झटका की दुकान है, हलाल की दुकान है, जिसको जहां खरीदना खरीदे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मास्क की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद आप कपड़े में भी आ गया। कुरान के मुताबिक खाने और पीने वाली चीजों में हलाल है, बाकी चीजों में नहीं है। लेकिन जी कह रहे थे माचिस में भी है। कैसे? अब ये सारा बिजनेस बन गया। ये जो 2 कंपनियां हलाल का सर्टिफिकेट दे रही हैं, ये उनका बिजनेस बन गया है। 21,000 रुपये हर प्रोडक्ट का लेके उस पर लिख देते हैं हलाल, अचार पे भी हलाल, साबुन पे भी हलाल, कपड़े पे हलाल। तो ये सारी चीजें जो एक बिजनेस है, इस बिजनेस का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सवाल योगी आदित्यनाथ ने जायज उठाया है। और इसकी पुरानी कहानी है, इसके बारे में देखिए। ये जो बिजनेस का जहाँ तक सवाल है, जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हलाल समझ में आता है, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं वो जो यहाँ से जो मांस लेते हैं उसमें उनको हलाल चाहिए, खासतौर से अरब कंट्रीज। हाँ। तो आप विदेश में भेजने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की बात समझ में आती है, लेकिन उस सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या कोई प्राइवेट कंपनियां देंगी, प्राइवेट संस्थान देंगे? तो उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, या तो सरकार दे, नहीं तो वो आकर के, वहां के प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर बैठे और अपना माल लेकर के जाएं हलाल का। लेकिन देश में ये कंपल्सरी कर देना, और आप देखिए जितने भी ऐप हैं जिन पे यहाँ बिक्री हो रही है, उन ऐप पे आपको कहीं पर भी झटका चिकन नहीं मिलेगा, झटका मटन नहीं मिलेगा, वो हलाल ही मिलेगा, क्योंकि खाने वाले ज्यादा वो हैं तो इसलिए वो ही देते हैं। जो पुरानी हमारी परंपरा थी दुकानों वाली, उसमें अगर मुसलमान है वो दुकान चलाता है तो वो अपने यहाँ एक नेपाली को रख लेता है झटके के लिए, और जो खरीदारी उसको झटका खरीदना है तो वो उससे कटवाता है। और मैंने कहा कि वर्जित है सिखों में, खासतौर पर, हिंदुओं में तो ऐसा कुछ है नहीं, सिखों में ये वर्जित है। तो वर्जित है तो इसलिए सिखों ने ये आंदोलन शुरू किया था। वो धीरे धीरे आकर के अब हिंदुओं में भी, क्योंकि जब से जागृति आई है हिंदुओं में, जो हिंदू विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन शुरू हुए, राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जो है ये चर्चा शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस पर और ज़रूरत है कि जैसे हलाल का मार्केट में माल आता है, लेकिन एक तो प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि पेय और खाद्य, इन दोनों पर ही होना चाहिए, बाकी सब बंद किया जाना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर हो तो, लेकिन उसके मुकाबले पे फिर झटका भी हो, बराबर, दोनों बराबर होने चाहिए। झटका भी हो, झटके का भी मार्केट हो।
और इसके सर्टिफिकेशन प्राइवेट नहीं होने चाहिए, इसके सर्टिफिकेशन सरकारी नियंत्रण के होने, सरकारी नियंत्रण के। रामकृपाल सर, मुझे लगता है कि इस बयान के पहलू तो सब सामने आ गए। मैं चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ पर थोड़ा फोकस होकर विश्लेषण करें कि हर चुनाव से पहले योगी की इतनी डिमांड या उनके बयानों की इतनी डिमांड क्यों इस तरह से हो जाती है। मीसा भारती शायद अभी थोड़े दिनों पहले मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिहार में योगी आदित्यनाथ की क्या ज़रूरत है, जब उनकी रैलियां प्रोजेक्ट की जा रही थी एनडीयू। दक्षिण में भी जब चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं। तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि ये जो बयान है ये बिहार चुनाव को देख कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ का, ये कितना सही मान रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलेंगे तो कोई न कोई बात होगी कि किस संदर्भ में कहा गया है। चुनाव तो देखिए 12 महीने होते हैं, अब लगातार 5 साल होते रहेंगे। योगी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ी हुई है, मैं कोई योगी के समर्थन में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है देखिए किसी के पास, अगर आपके पास, अब तो खैर 2000 का नोट बंद हो गया, अगर 500 के नोट हैं तो झुआ भर रोजगारी आप क्यों लेके चलेंगे? तो जो 500 के नोट है बीजेपी के पास जहाँ जहाँ है उसको चलाएगी, स्वाभाविक है, कौन सी पार्टी नहीं होती है। तो वो रही बात ये जो हलाल और झटका की है, तो कबीर जी ने तो उस दौर में लिखा था, वह हलाल वह झटका मारें आग दुओ घर लागी, यानी कर्मकांड के खिलाफ उन्होंने तब भी कहा था कबीर जी ने, सोचिए आप। लेकिन आज भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं मटन, इसके लिए तो मैं झटका समझता हूँ कि हलाल और झटका ठीक है, लोगों की मान्यता है तो कीजिए, लेकिन इसके अलावा कपड़े में, पेंसिल में हलाल और झटका का क्या मतलब है? तो हर समाज में कर्म कांड जो होता है, मतलब कुछ तो चीज़ें शुरू होती हैं लेकिन उनकी एक फुहरता बढ़ती जाती है, और मैं समझता हूँ कि ये सिवाय एक फुहरता के बढ़ती जाती और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है, पैसा चाहे मंदिर से आए, झटका से आए, हलाल से आए, मिस एप्रोप्रिएशन अगर हो रहा है, वो कोई भी कहीं से भी आए, उस पर अगर गलत काम के लिए जा रहा है, कल को मंदिर से भी अगर पैसा आता है और उसका गलत उपयोग हो रहा है, तो हमारे कानून के हिसाब से वो दंडनीय है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फाइनल, मतलब जिसको कहते हैं ना फाइनल, उसके कंक्लूजन तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे माइलेज नहीं मिलेगा। तो माइलेज कब मिलता है? जब इशू जिंदा रहता है। अब मैं इस पक्ष या उस पक्ष की बात नहीं करता, तो हलाल और झटका का मामला भी इसी तरह से है। समाज में दिख रहा है कि ये मौका ऐसा है कि जरा से इसमें आग में घी डाल दो तो थोड़ा और भभक उठेगी, कुछ और वोट आ जाएंगे। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि कानून है, वो कहीं से भी आ रहा है, अगर कोई भी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, छांगुर को जो पैसा गया वो कहीं से भी आया हो, अगर वो दुरुपयोग हो रहा है, वो हिंदू से आया है, मुसलमान से आया है, फलाना से आया, नहीं होना चाहिए। अभी आपने एक प्रश्न किया कि योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड क्यों सब जगह। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास जो बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, देश के अंदर उनकी ये छवि है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वही दूसरी पंक्ति के नेताओं में योगी आदित्यनाथ जी की छवि निर्मित हुई है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो किसी से डरते भी नहीं। मोदी से एक पॉइंट प्लस कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं और किसी से डरते भी नहीं, और यही छवि जो है पूरे देश में उनकी डिमांड को बढ़ा रही है। योगी आदित्यनाथ एक दिशा तय करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस चुनाव में जाते हैं, वे दिशा तय करते हैं। कोई एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे अब ये समझते ये है कि ये हलाल वाला जो मुद्दा है, क्या ये चुनाव के बाद नहीं चलेगा, ये आगे भी चलेगा और हो सकता है कि यूपी के चुनाव तक चलता रहे। तो वो एक दिशा तय करते हैं, ये उनकी खासियत है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर तो चर्चा हुई, मैं चाहूँगी उस पर तो आप ज़रूर रखें। मैं अपने दर्शकों के लिए भी समझना चाहती हूँ कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो कुछ ऐसी ही छवि हम प्रधानमंत्री मोदी की देखते थे कि वो हिंदुत्व की बात, भगवा की बात, एक खास जो तबके की बात वो करते थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं तो वो दूसरी पंक्ति की वो जो प्रधानमंत्री मोदी वाली जिम्मेदारी थी वो योगी जी निभा रहे हैं। तो कैसे, क्या भविष्य का जो एक
तैयारी है वो दिखाई पड़ती है योगी आदित्यनाथ को लेकर? देखिए, भविष्य तो नहीं कहा जा सकता। राजनीति में तो अचानक से भी कोई उदय हो जाता है किसी का और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने खुद नहीं सोचा हो। कोई देवेगौड़ा और कोई चंद्रशेखर अचानक प्रधानमंत्री बनता है, कोई अर्जुन सिंह जिंदगी भर प्रधानमंत्री बनने के सपने देते हुए भी दुनिया से चला जाता है। तो ये तो राजनीति की बिसात है, इसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन नए हिंदुत्ववादी फायरब्रांड नेताओं के प्रतिनिधि चेहरे के रूप में उभरे हैं जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में है। अडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं होती, राम मंदिर वाला पूरा मुद्दा नहीं होता, कार सेवा नहीं होती, और उसके बाद जब आप उस पद पर पहुंच जाते हैं और सत्ता को हासिल कर लेते हैं तो आपको एक ज़्यादा सबका विकास सबका साथ वाला नारा भी देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको उस पद की मजबूरियां और इस राष्ट्र की दिक्कतें और विसंगतियां भी समझ में आती हैं। लेकिन पीछे से आपको हमेशा एक संघ चाहिए, एक विश्व हिंदू परिषद चाहिए, एक बजरंग दल चाहिए, एक योगी आदित्यनाथ चाहिए जो ये बताता रहे कि नहीं नहीं हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है, नहीं नहीं ये वोट बैंक तो हमारा ही है, नहीं इस वोट बैंक पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। और इसीलिए हर चुनाव के पहले कभी बटेंगे तो कटेंगे, कभी 80 बनाम 20 और कभी हलाल के सर्टिफिकेट की बात उठती ही है। और अगर ये बिहार चुनाव के पहले उठी है तो इसको राजनीति से जोड़ा जाना गलत नहीं है। हालांकि हलाल के प्रमाण पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का और योगी आदित्यनाथ का रुख बहुत स्पष्ट शुरू से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्कि इससे आगे का कदम उठाते हुए वहां के जो खाद्य नियंत्रक हैं उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी और आदेश भी जारी हुआ था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। और वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं लगी और उसकी सुनवाई के बाद ही आखिर तय होगा। लेकिन ये जो हलाल का सर्टिफिकेट है, इसका प्रमाणीकरण ही केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक नई चिंता का विषय बनकर ये उभर चुका है, क्योंकि ये कोई सरकारी संस्था का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई ISI और FSSAI के प्रमाण पत्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो हमारा FSSAI का प्रमाण पत्र होता है खाद्य पदार्थों के लिए, उसके ऊपर जाकर ये एक निजी जो सर्टिफिकेट है जो पैसे लेकर दिया जाता है और उसमें सीधे सीधे अब वो उलेमाए हिंद वालों का एक हलाल सर्टिफिकेट है, एक हलाल की अलग से संस्था बनी हुई है। और अभी आप कह रहे थे माचिस को, इसका पानी की बोतल पर, सरिये पर, सीमेंट पर, कपड़े पर है, इसके आगे है। आप इसको बहुत विस्तार से अगर करें तो उसका पूरा बहुत गहरा अध्ययन है कि हलाल इकोनॉमी, हलाल बैंकिंग, हलाल डेटिंग, ये बातें बहुत आगे जा चुकी है। दरअसल कुरान का आप गहराई से अध्ययन करें तो उसमें हराम क्या है ये जरूर लिखा हुआ है, और जो हराम नहीं है वो हलाल है, ये एक बहुत लंबे समय तक व्याख्या रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन व्याख्याओं से पर एक नई तरह की इकोनॉमी पैसा उगाने के लिए खड़ी कर दी गई कि इस सर्टिफिकेट से सीधे सीधे पैसा आता है। और अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये पैसा दुरुपयोग में हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी उस दुरुपयोग को रोकने की। सर्टिफिकेशन अपने आप में एक अलग मुद्दा है, वो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई वो अलग मुद्दा है, उसका धर्म से जो संबंध है वो बहुत ही अलग मुद्दा है। कुरान में हराम क्या है उसको लेकर जिक्र अलग अलग आयतों में उसमें आया है और उसको लेकर बहुत स्पष्ट जो मुस्लिम मतावलंबी है उनका मत रहा है और उनको बिना किसी सर्टिफिकेट के भी पता था कि क्या हराम है और क्या हलाल है। अब आप उसको सर्टिफिकेशन के लेवल पर ले गए और उसको भी सीमेंट, तो ये तो समझ में आता है कि आधुनिक दौर के व्यवसायीकरण में लोगों ने इस हलाल सर्टिफिकेट को एक जरिया बना लिया है। अब ये सरकारों को तय करना है कि क्योंकि सरकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके महत्व को इतना बढ़ा दिया गया कि सरकारों से परे चला गया और फिर सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है तो कानून का रास्ता भी अपनाया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला चला गया। तो हमें उसके तथ्यों के साथ उस पर बात रखनी चाहिए। उनका ये रुख चुनाव के लिए, चुनाव के पहले और वोटों के ध्रुवीकरण के नजरिए से कहा गई बात हो सकती है। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या वो वैसे नेता हैं जो उस कट्टर आवाज के प्रतिनिधि बने जिसके एक समय में आपने ठीक का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको सबका साथ सबका विकास बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि वो एक सत्ता पर आकर एक उस पद पर बैठे हैं जहां से चीजें बदल जाती हैं, पर उसके नीचे उनको लगातार ये बताना पड़ेगा कि ये वोट बैंक हमारा है और उसके लिए उनको ऐसे नेता, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे चेहरे चाहिए। पर हलाल को लेकर उन्होंने, उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर प्रतिबंध लगाने की बात कही और उसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है ये निश्चित तौर पर बहुत दूर तक जाने वाला है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये बिहार चुनाव के बाद खत्म होने वाला मुद्दा है। दूरदृष्टि जो है रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। जयदीप सर ने उसका पूरा ही विश्लेषण लगभग कर दिया इस मामले से जुड़े हुआ भी, और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपनी पैरेलल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस मुद्दों के साथ कर रहे हैं वो भी। बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। खबरों खिलाड़ी देखते रहिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किस तरीके की खबरें आप चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।